अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज़ दैट कि क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के हवाले से किस तरह इफ़ेक्ट हो रहा है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर में जो चेंजेस आ रही हैं उसमें क्लाइमेट चेंज का जो शेयर है वो किस तरह है। एंड दिस वीडियो विल बी पर्टिकुलर अबाउट पाकिस्तान। इससे पहले हमने एक वीडियो की है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, दैट इज़ अबाउट द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अभी हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में एंड पाकिस्तान में भी स्पेसिफिकली अबाउट एग्रीकल्चर। Before going to lecture, let me remind you to subscribe channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. PDF आपको obviously मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में और you can get it from the Facebook पेज। वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे आप लाइक भी करें पेज को और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अगर हम बात करें, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी कि पाकिस्तान की जो मेन ज़रूरियात है ना वो पूरी होती हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी फूड सिक्योरिटी होगी। ये सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर जो हमारा सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, दैट सपोर्ट्स इन प्रोवाइडिंग द फूड। बेसिकली फूड सिक्योरिटी को अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जीडीपी को जो सपोर्ट करती है, यानी चीज़ 40% एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है, दो के जीडीपी में शेयर जो है वो 18% या 19% है एग्रीकल्चर का फिलहाल के तौर पे। बट फॉर दैट इज ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट बेस। लेकिन अगर जीडीपी को सपोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40 से 45% जो सपोर्ट आती है वो आती है फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। उसकी वजह क्या है? अब वहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर हमें फूड नहीं देता, हमें इसके लिए टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल भी देता है, लेदर देता है हमें, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं। अब आपको पता है टेक्सटाइल और लेदर ये दो इंडस्ट्री पाकिस्तान की वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, कटलरी इंडस्ट्री है, तो वो सारी ही एसोसिएटेड है किसी ना किसी तरीके से विद द एग्रीकल्चर। तो ये वो वजह है जिस वजह से एग्रीकल्चर हमारे मुल्क के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आपको पता है दरिया सिंध जो है वो लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, बिकॉज दरिया सिंध स्पोर्ट्स इंडस रिवर जो है वो स्पोर्ट्स करता है पाकिस्तान के पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को ऑलमोस्ट। तो फूड सिक्योरिटी को अवॉइड करने के लिए एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल्स के लिए जो हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल, लेदर, इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये वो रीज़न है जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, सबसे पहला जो इम्पैक्ट हो रहा है दैट इज़ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा सीज़न है, क्रॉप सीज़न, वो शिफ्ट हो रहे हैं एक्चुअली। यानी कि पहले अगर सर्दियां हमारे पास 6 महीने होती थी तो अब 4 महीने रह गई हैं, 3 महीने रह गई है। अब उस वजह से क्या होता है कि जो एक अप्रोप्रिएट सीज़न चाहिए होता है, पूरा एक लाइफ स्पैन होता है ना किसी का, किसी भी क्रॉप का, तो उसको मुकम्मल होने के लिए क्या होना पड़ता है, सर्दियाँ पूरी नहीं होती, सर्दियाँ अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से हमारी सर्दियों में प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसके अलावा ये सिर्फ सर्दियों तक ही बात महदूद नहीं है, गर्मियों की भी अगर हम बात करें जिसे हम समर सीज़न कहते हैं, तो वहाँ पे भी मसला ये है कि समर सीज़न में टेम्परेचर अबव द लाइन चला गया। यानी कि अबव द लाइन से मुराद ये है, अभी हम इसको बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाती है। अब वो कम क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से एक पौधा जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। तो गर्मियाँ, आपको पता है गर्मियाँ एक तो 8 महीने की हो गई है पाकिस्तान में, और मानसून सीज़न जो है वो इन डिफरेंट जो हमारा सीज़न है वहाँ पे आता है, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास ओवरऑल टेम्परेचर की जो स्ट्रिप है दैट इज़ इंक्रीजिंग इट्स स्केल, तो ये भी एक वजह है जिस वजह से क्रॉप की प्रोडक्टिविटी में हमें फेलुअर देखना पड़ रहा है। अगर हम एग्जांपल से बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आती है वीट की। वीट क्रॉप आपको पता है इस साल जो है वो बड़ी कम हुई है, यानी कि 2020 से लेकर ना अभी तक हमारी जो वीट प्रोडक्शन है वो कम हुई है। इनफैक्ट पाकिस्तान के जो टॉप 5 प्रोडक्शंस हैं, क्रॉप्स हैं, उनमें से सिर्फ एक वीट है जिसकी पैदावार कम हुई है। अदरवाइज शुगर केन, मेज, राइस, उसकी जो पैदावार है वो ज़्यादा हुई है। तो ये भी एक, इसके अलावा कॉटन भी है, उसकी भी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है। तो ये एक आप स्केल कह सकते हैं जिस वजह से वीट क्रॉप जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम हुई है। अब उसकी प्रोडक्शन कम हुई क्यों है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
अब हुआ क्या है जी कि टेम्परेचर जो है अमूमन क्या होता है, एक पौधे को 10 से 12 दिन चाहिए होते हैं वीट के पौधे को मेच्योर होने में। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, एक तो टेम्परेचर जो था वो रिड्यूस हो गया था जिस पीरियड में उस पौधे ने होना था मेच्योर। अब उस रिडक्शन की वजह से क्या हुआ, वो पौधा जो कि 10 से 12 दिन में मेच्योर होना था उसने मेच्योरिटी शुरू कर दी विद इन 4 डेज। अब जब ये 4 दिन में हुआ मेच्योर, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक गई। अब जहाँ पे जिस स्टेज पे वो मेच्योर हुआ उस स्टेज पे उसका साइज भी कम था, ठीक है, उस पे वेट ऑफ द ग्रेन वो भी कम था। इस वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन में हमें कमी हुई है। एंड इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट इस साल जो हमारी नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन है वो 4 to 6% लॉस में होगी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा मैंगोज में भी कुछ इसी तरह का साइकिल नज़र आया है इस साल। और आपको पता है मुल्तान में हमारे दुनिया के सबसे टेस्टीएस्ट मैंगोज होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से कुछ दिनों पहले बड़ा इसका एक शोर भी डाला था। आप लोग अगर सोशल मीडिया से कनेक्टेड है तो वहाँ पे था एक केस। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से भी मैंगो का जो लाइफ साइकिल है वो अब बड़ा डिस्टर्ब हुआ है, जिस वजह से हमारे पास मैंगो की प्रोडक्शन भी इस साल कम हुई है। एंड मैंगो इज़ वन ऑफ द फ्रूट्स जो कि पाकिस्तान हाईली इंपोर्ट करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है टू द यूएस पर्टिकुलरली। यूएस में बड़े पसंद किए जाते हैं पाकिस्तान के आम जो है, वहाँ पे यानी कि एक आम का पीस 4-5 डॉलर का बिकता है, यानी कि 1000 रुपये का पाकिस्तानी एक आम। तो आप देख लें पाकिस्तान में तो ये 100-150-200 रुपये आपको मिल जाएगा पर केजी के लिहाज से। अच्छा, हम अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के। अब बात करें, अगर एक स्टडी ने हमें रिसेंटली एक स्टडी ने बताया है कि हमारी ओवरऑल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो 8 to 10% कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज टिल द ईयर ऑफ 2040। दैट्स वेरी आई मीन सरप्राइजिंग नंबर। यानी कि 20 साल हमारे पास है सिर्फ, ठीक है, 2022 चल रहा है, 18 साल रह गए हैं, तो 8 से 10% हमारी जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी इफ़ वी डू नॉट इंट्रोड्यूस आर रिफॉर्म्स इन आर एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, अब इससे मसला क्या है, 8 से 10% हमारी प्रोडक्टिविटी तो कम हो रही है, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2.5 के लिहाज से बढ़ रही है। तो दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फैक्टर, आपको ये समझना पड़ेगा। इसके अलावा एक और स्टडी ने हमें बताया जी कि वीट एंड राइस की जो क्रॉप्स हैं वो पर्टिकुलरली इफेक्ट होंगी बाय द क्लाइमेट चेंज, और वो 6% और 15 से 18% रिस्पेक्टिवली, यानी कि 6% वीट और 15 से 18% ड्रास्टिक डिक्रीज इन द बनास्पति राइस होगा, एक्सेप्ट फ्यू एरियाज, नॉर्दर्न एरियाज, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक लाइफ साइकिल है जिस वजह से हमें मसाइल हो रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे पास मसाइल हैं। इसके अलावा क्या मसाइल है, हमारे पास वाटर स्कार्सिटी है, यानी कि हमारे पास वाटर जो है वो बड़ा कम है। इनफैक्ट इस साल क्लाइमेट चेंज की वजह से दरियासिंध में 40% वाटर जो है उसका लॉस है। इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखना पड़ती है। एक तो डायरेक्ट एग्रीकल्चर का मसला है, एग्रीकल्चर को पानी नहीं मिला तो क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं करेंगी। दूसरा हमारे पास जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, यानी कि जो अपर राइपेरियन पे जो सूबे हैं लाइक केपी एंड पंजाब एंड कश्मीर, उनको तो पानी अप्रोप्रिएट मिल जाएगा, लेकिन जो लोअर राइपेरियन पे सूबे हैं लाइक सिंध एंड बलोचिस्तान, वहाँ पे पानी पीने के लिए भी मसले हो जाएंगे। और इस वजह से क्या होगा, लाइवलीहुड और जो लाइवस्टॉक है उसको बड़े ज़्यादा मसाइल फेस करना पड़ेंगे, पर्टिकुलरली इन सिंध एंड बलोचिस्तान। और ये वो दोनों सूबे हैं जहाँ पे हमारे मेजर जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा सी इंट्रूजन इज आल्सो अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब इसमें सी इंट्रूजन में क्या होता है, अब ये पिक्चर देखें, पिक्चर में रेड जो एरिया ना, ये कभी पाकिस्तान की ज़मीन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये समुंदर के पानी के नीचे चला गया। अब इसको कहते हैं सी इंट्रूजन, यानी कि जो ज़मीन पानी के नीचे चली जाए उसको कहते हैं सी इंट्रूजन, क्योंकि जो सी है उसने लैंड में इंट्रूड कर दी है। तो अगर बात करें बदीन का, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा एरिया, यानी कि बलूचिस्तान के एरिया में बदीन का काफ़ी ज़्यादा एरिया सी इंट्रूजन की वजह से हम लॉस कर चुके हैं। और ये वो एरियाज़ हैं जो बड़े ज़्यादा फर्टाइल हैं इन नेचर, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रूट्स की प्रोडक्शन बड़ी अच्छी होती है। तो ये वो रीज़न है जिस वजह से सी इंट्रूजन इज आल्सो एन इम्पैक्टिंग फैक्टर फॉर द लैंड ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब मसला ये है कि इतने ज़्यादा मसाइल हैं तो इनका कोई हल भी होगा, ऑब्वियसली हल है। पहला हल क्या है,
पहले हमें मैप करना पड़ेगा वुलनरेबिलिटी जो है हमारे पास, यानी कि किस एरिया में कितना डैमेज है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एरिया में इक्वल डैमेज हो और इक्वल ही उसमें डायनेमिक्स हो। लाइक अगर हम पहाड़ों पे चले जाएं, वहाँ पे पानी की शॉर्टेज के मुख्तलिफ जो होंगे रिस्पॉन्सिबल सोर्सेज होंगे। लेकिन हम अगर नीचे चले जाएं, समुद्र वाली साइड पे कराची में चले जाएं या डेजर्ट्स में चले जाएं, वहाँ पे मुख्तलिफ डायनेमिक्स होंगे। हमें पहले एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स बनाने पड़ेंगे कि कौन से जोन में हम किस तरह काम करें। तो फॉर दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑब्वियसली इज द नेसेसरी पार्ट। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हमें बनाने पड़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा हमने कौन से एरिया में किस तरह के स्टेप्स लेने हैं। दूसरा जो हमने स्टेप हमें लेना चाहिए वो है कंट्री शुड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होता गया है, यानी कि जिस मौसम में जो फसल उग सकती है, लाइक जैसे शुगर केन है, शुगर केन बड़ा लंबा चलता है गर्मियों में, इसके सीजन भी 2-3 होते हैं, तो आप इसको सीड कर सकते हैं, इसको ग्रो करवा सकते हैं। और जो शॉर्ट स्पैन में, लाइक सर्दियाँ छोटी हैं पाकिस्तान में, तो जो शॉर्ट स्पैन में उगने वाली बाय नेचर जो फसलें हैं उनको उगाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दोज क्रॉप्स विच आर नॉट सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर सीजन। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने ये अनाउंस भी किया था कि वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के साथ मिलके एक ग्रीन क्लाइमेट फंड के नाम से कायम करेंगे चीज़ें, जहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जाएगा। बट जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, वो इसको इनफ जो रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करने से नाकाम रही थी। इस वजह से सपोर्ट एंड रिसोर्सेज की लैक की वजह से ये प्रोग्राम कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं सका। लेकिन गवर्नमेंट वाज इंटरेस्टेड इन टू डेवलप दिस। लेकिन अब पाकिस्तान चूँकि एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे फंड्स की हमेशा ही शॉर्टेज रहने वाली है। वी हैव टू कीप इन माइंड दैट। अच्छा, जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना है। पाकिस्तान इज द वन ऑफ द दोज कंट्रीज विच हैज लीस्ट फंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड दिस इज इवन लोअर देन द क्यूबा एंड अफगानिस्तान, टू इमेजिन दैट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें आगे जाना है। HEC जैसे अदारे को यूटिलाइज करके हमें यूनिवर्सिटीज़ को बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, ताकि एक तो हमारे पास जॉब का भी मसला हल हो जाएगा। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब होगी तो हमारे पास बेहतर से बेहतर एग्रीकल्चर सिस्टम प्लस बेहतर से बेहतर सीड्स कराएंगे, जिस वजह से बेहतर क्रॉप्स हम ग्रो कर पाएंगे। अब उसमें अगर हम सबसे पहले ऊंचा नाम देखें तो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, पीर मेर अली शाह एडेड यूनिवर्सिटी जो रावलपिंडी में है, इसके अलावा रावलाकोट में भी एक यूनिवर्सिटी है, रावलाकोट के नाम से ही है। तो वहाँ पे ये 3 मेन जो हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वो ये 3 है। तो हमें इनको नेशनल इंटीग्रेशन में लाना चाहिए, नेशनल इंटीग्रेट करके इनसे काम लेना चाहिए। इनसे 2 काम बेसिकली लेना चाहिए। पहला तो ये प्रोड्यूस क्वालिटी सीड्स एंड स्पीशीज, जो अच्छी क्वालिटी लोकल एरिया पे रिसर्च करके लोकल क्वालिटी के सीड्स हैं और जो स्पीशीज हैं उनको प्रोड्यूस करें। अब मसला क्या है कि पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, तो क्वालिटी सीड्स तो वहाँ पे होंगे, लेकिन मसला ये है कि हर इलाके की अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। अब जो सीड अमेरिका में डेवलप है वो अमेरिका की ज़मीन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, इंस्टेड ऑफ के दैट इज़ यूज्ड इन पाकिस्तान एंड ग्रो एक्सपेक्ट के हम सेम प्रोडक्शन हासिल करेंगे, ऐसा नहीं होता। लोकल हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहिए और वहाँ से हमें क्वालिटी सीड्स एंड स्पीशीज़ डेवलप करवानी चाहिए इन इंस्टीट्यूट्स को नेशनल इंटीग्रेशन में लाकर। दूसरा जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है जो हम इसमें कर सकते हैं, दैट इज़ के मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब जो हमारा फार्मर है वो इलिटरेट है, मोस्टली इलिटरेट है, तो अब उसको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर या प्रिसीजन मेथड एग्रीकल्चर इनका पता नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस के जो स्टूडेंट्स हैं और इंस्टीट्यूशन में अवेयरनेस सेमिनार्स कंडक्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में ऐसा मॉडल है नहीं, ऐसा हमारे पास मॉडल है, लाइफ स्टॉक में है, लेकिन एग्रीकल्चर में नहीं है। जिसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हेल्थ साइंसेज है, उन्होंने बड़ा अच्छा इंटीग्रेट किया है कि उन्होंने जो लाइफ स्टॉक की जो इंडस्ट्री है उसको इंटीग्रेट किया है विद द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी यूवास, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हेल्थ साइंसेज। तो उन्होंने विद इन द यूनिवर्सिटी ही ये चीज़ इंक्लूड किया कि उन्होंने फीड मिल्स लगाई हैं, उन्होंने विद इन द यूनिवर्सिटी ही डेवलप किए हैं लाइफ स्टॉक फार्म्स। अब इससे क्या हुआ है, स्टूडेंट्स को जॉब मिली है, स्टूडेंट्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मौके मिले हैं और यूनिवर्सिटी को रेवेन्यू भी हुआ, और जो एसोसिएटेड इंडस्ट्री थी उसको बेहतर किस्म की जो हमारे पास लाइफ स्टॉक की स्पीशीज़ थी वो मिली हैं, एंड उनको
ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा प्रोडक्शन, मोर मिल्क, मोर बीफ मिल रहा है। तो अब उसी मॉडल को अगर हम अपनाएं एग्रीकल्चर में तो हम लोग काफ़ी आगे जा सकते हैं। एंड इनफैक्ट हम ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने फिर कुछ किया नहीं है, हमने किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एक डिपार्टमेंट है CEMB के नाम से, सेंटर फॉर एक्सलेंस इन माइक्रोबायोलॉजी, और वहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है एग्रीकल्चर के लिहाज से, बट दैट इज़ नॉट अबाउट द पर्टिकुलरली अबाउट एग्रीकल्चर। तो हमें ये जो 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं पर्टिकुलरली अबाउट एग्रीकल्चर, इनको हमें नेशनल इंटीग्रेशन में ला कर हमें इनसे काम लेना चाहिए। नेक्स्ट 4th वन, हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान शुड इमीडिएटली डेवलप अ क्लाइमेट चेंज डैशबोर्ड। अब हमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए, डैशबोर्ड बनाना चाहिए, लाइक प्लेटफॉर्म एक बनाना चाहिए जहाँ पे हम पॉलिसी बना सकें, हमारे पास पब्लिक इंटरेक्शन है वो मिल सके, ताकि हम तमाम लोगों को अवेयर कर सकें। दिस इज समथिंग लाइक जो हमने प्रीवियस पढ़ा है कि यूनिवर्सिटीज़ को इंटीग्रेट करना चाहिए साथ। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग का बेसिकली काम होगा और पॉलिसी बनाने का काम होगा। तो ये एक डैशबोर्ड इस तरह का होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे जिसको, और वहाँ पे किसान आकर अपने ख्यालात, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, और यूनिवर्सिटीज़ के जो ग्रेजुएट्स हैं वो उनकी परेशानियों को हल करें। फिफ्थ लास्ट वन बट नॉट द जो है हमारा इस स्लाइड का लास्ट वन है, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट एंड ऑफ द सॉल्यूशंस। इसके अलावा भी सॉल्यूशन है, लेकिन ये जो 5 मुझे सबसे बेहतरीन लगे वो मैंने इंक्लूड किए। 5th वन जो हमें करना चाहिए पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म में, अब ये सारे सॉल्यूशन है लॉन्ग टर्म में या मिड टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए, हमें चाइना को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि चाइना इज़ आवर ऑल वेदर फ्रेंड एंड हमें वो फंड्स भी प्रोवाइड कर सकता है। तो हम इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से इस तरह देख सकते हैं कि पाकिस्तान चाइना से बेनिफिट ले सकता है थ्रू CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ऐसा नहीं है कि चाइना मना कर रहा है, चाइना ने इनफैक्ट विलिंगनेस शो की है कि वो पाकिस्तान में इस तरह के प्रोग्राम्स जो कि रिलेटेड टू फार्मर है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, उसको सपोर्ट करेंगे। एंड चाइनीज़ कंपनी हैज़ आल्सो शोन इंटरेस्ट इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी इनपुट्स। अब मसला ये है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, लाइक बैड गवर्नेंस है, करप्शन है, इलिटरेसी है, तो जिस वजह से पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को ग्रैब करने में फ़िलहाल अभी बहुत दूर है। लाइक बट होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये चीज़ें बेहतर होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब द चैनल बिफोर लिविंग द लेक्चर, एंड PDF अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, PDF आपको मिल जाएगा फेसबुक से। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेगा।